चलो तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर की एक नई शाखा या नई ब्रांच जिसका नाम है बेटा क्या, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी भी जो है हमारा शब्द ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है ये? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारा एग्रोज और दूसरा है हमारा क्या, नोमोस। पहला शब्द क्या हो जाता है बेटा, एग्रोज, और दूसरा शब्द हो जाता है हमारा क्या, नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है हमारा खेत। एग्रोस का क्या, एग्रोस का मतलब होता है खेत। और नोमोस का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट या प्रबंधन करना। तो मतलब किसान जो खेत में जितने भी काम करता है वो हमारे काय के अंतर्गत आते हैं, एग्रोनॉमी। काय के अंतर्गत आते हैं, एग्रोनॉमी। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे खेत का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। काय का मैनेजमेंट, खेत का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ना। अब खेत के मैनेजमेंट करने के लिए बेटा ना सिर्फ फसलों को लगाना बल्कि हमारी मिट्टी को तैयार करना, खेत पे उगने वाले विभिन्न विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का नियंत्रण, उसके साथ साथ खाद बीज का प्रबंधन, ये सारी चीजें काय के अंतर्गत आने वाली हैं, एग्रोनॉमी। तो मतलब एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी होने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर का मोस्ट सबसे ज्यादा पोर्शन कौन कवर करता है, एग्रोनॉमी। अगर आपको एग्रोनॉमी का ज्ञान है तो सब कुछ पता है। इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने मिलता है ग्रेजुएशन में डिग्री के लिए। अगर एमएससी की हम बात करेंगे तो एमएससी के पेपर में अगर आपको ज्यादा नंबर आएंगे तो आपको एमएससी कैसे करने के लिए मिलेगी, एग्रोनॉमी से, क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्रांच है काय की बेटा, एग्रीकल्चर की। तो आपको याद क्या रखना है, कृषि विज्ञान की वह शाखा, एग्रोनॉमी काय की शाखा है, एग्रीकल्चर की शाखा है। तो एग्रीकल्चर की ये वह ब्रांच है जो फसल उत्पादन मतलब क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन मतलब क्या, क्रॉप प्रोडक्शन, तथा क्षेत्र या प्रक्षेत्र प्रबंधन मतलब फील्ड मैनेजमेंट के सिद्धांतों और प्रार्थनाओं पे जो है वो ये क्या करती है बेटा, संबंध रखती है या कार्य करती है। ठीक है क्या, मुख्य फोकस इसका काय पे रहता है, मृदा पे, जल पे और फसल प्रबंधन पे। फसल प्रबंधन में सारी ही चीजें हमारी आ जाती हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि एग्रोनॉमी हमारा किस भाषा का शब्द है और एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की शाखा है जो मुख्यतः फसल उत्पादन और खेत प्रबंधन से क्या रखती है बेटा, ताल्लुकात रखती है। ठीक है क्या, यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़े। अगर मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो मैं स्लो करूं क्या, नहीं लग रही है? चलो तो लिखते चलते जाना है आपको। हाँ हाँ, डेफिनेशन बेटा आपको सब बुक में मिलेंगी। यहाँ आपको सिर्फ एक एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है क्योंकि क्रैश कोर्स है। तो थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, एग्रोनॉमी, नीचे ग्रीक वर्ड और क्रॉप प्रोडक्शन प्लस फील्ड मैनेजमेंट, बस 3 लाइनों में आपका, एक लाइन में खत्म डेफिनेशन। ठीक है क्या, ज्यादा वो है बुक मिलेंगी आपको, उसमें सब लिखा रहेगा, मतलब बहुत ब्रॉड रूप में। अगली ब्रांच आ जाएगी हमारी बेटा क्या, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम बागवानी या उद्यान विज्ञान या उद्यान शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है क्या, ये जो हमारा शब्द है बेटा ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हो जाता है हमारा हॉर्टस, क्या हो जाता है, हॉर्टस, और दूसरा हो जाता है हमारा कल्चर। हॉर्टस बेटा जो हमारा लैटिन भाषा का हॉर्टस शब्द है उसका मतलब होता है गार्डन। क्या होता है, गार्डन। गार्डन मतलब हमारा बगीचा। तो मुख्यतः, और कल्चरा का मतलब हो जाता है वही खेती। कल्चरा को भी बोल सकते हैं इससे, कल्टस भी बोल सकते हैं और कोलेर भी बोल सकते हैं। तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, क्या क्या, कल्चरा, कल्टस और कोलेर। ठीक है क्या, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, कल्चरा, कल्टस और कोलेर। जब टीचर जो आपको पढ़ाएंगे जो सब्जेक्ट वो आपको डिटेल में बताएंगे इसको। ठीक है क्या, चलिए यहाँ तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मेनली तो हमको यहाँ पे एग्रोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, तो हॉर्टस प्लस कल्चरा बराबर हॉर्टिकल्चर। तो मतलब हॉर्टिकल्चर का जो विज्ञान है मेनली वो कैसे बेटा रिलेशन रखता है, वो रखता है उन फसलों से जिनको हम अपने घर में या अपने बगीचे में उगा सकते हैं। अब बगीचे में धान और गेहूं तो लगाया नहीं जा सकता है, बगीचे में हम या तो फल लगा सकते हैं या फूल लगा सकते हैं या सब्जी लगा सकते हैं। ऐसी फसलें जिनकी सीमा या आयु या तो कम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है क्या, और जिनका उत्पादन ज्यादा होता है, ऐसी फसलें लगाई जाती है बगीचे में मेनली, जिनकी उम्र कैसी होती है बेटा, बहुवर्षीय। कैसी होती है, बहुवर्षीय। समझ में आ रहा है क्या, चलिए तो जैसे हमारी फल और सब्जियां हो जाती हैं, मतलब अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मसाले और अपने वृक्षारोप हो जाते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियां और लताएं वगैरह, मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो सजावटी है, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब होते हैं गहने, ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होते हैं, गहने। तो गहने मतलब कोई ऐसी चीज जो सजावट के लिए उपयोग की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स।
तो ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब क्या हो जाएंगे, ऐसे प्लांट जिनको हमने सजावट के लिए उपयोग किया है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे ऑर्नामेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजावटी पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो वो जो होता है हमारा हॉर्टिकल्चर, और इनको क्या कहा जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्या कहा जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट, लिखते जाइएगा है ना। सजावटी पौधे और व्यवसाय, व्यवसाय मतलब हमारे कॉमर्शियल फ्लावर्स। कौन से फ्लावर, जैसे अभी वो आता है 14 फरवरी को, क्या आता है, वैलेंटाइन डे आता है, तो रोज या गुलाब भर भर के बिकता है कि नहीं बिकता है, तो वो हमारा क्या है, व्यवसाय पौधा है। अभी दीपावली आएगी तो क्या बिकता है, कमल, गेंदा भी बिकता है कि नहीं बिकता है, तो वो सब क्या होता है बेटा, इनका व्यवसाय होता है। क्या होता है, व्यवसाय होता है, ठीक है क्या। चलिए, तो सजावटी और व्यवसायी पौधे जाते हैं औषधियां और सुगंधित फसलें, जैसे मिंट हो जाती है, समझ रहे हो, मिंट का उपयोग काय के लिए किया जाता है, सुगंध के लिए। देखा है कि नहीं देखा है। अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी हमारी क्या हो जाती है, औषधीय पौधे हो जाते हैं। तो इन सबका अध्ययन हम कहाँ करते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। अगली अगर विज्ञान, कटाई के बाद प्रबंधन और प्रसंस्करण। कटाई के बाद मतलब मान लीजिए अगर आपने गुलाब को काट लिया तो 2 दिन बाद वो सूख जाएगा, 2 दिन भी नहीं लगते हैं, इतनी गर्मी में तो बेटा 4-5 घंटे में सूख जाएगा, है ना। लेकिन ऐसी तकनीकें हैं जिनसे आप गुलाब को 1 हफ्ते तक ज्यों के त्यों रख सकते हो, फ्रेश रख सकते हो। गुलाब का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटका में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटका में। लेकिन गुलाब पूरी भारत में बिकता है, समय समय पे बिकता है कि नहीं। अभी शादियां का सीजन चल रहा है, खूब गुलाब मिल रहे हैं। तो ये क्या है, इनको प्रबंधन करना हम कहाँ सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं, हॉर्टिकल्चर में, है ना। अब आम है, आम बेटा साउथ इंडिया में होते हैं, अपने यहाँ आ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी चले जाते हैं। तो इनका सबका प्रिजर्वेशन करना ये हॉर्टिकल्चर में सीखा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर की एक शाखा है जिनमें इन समस्त चीजों का अध्ययन किया जाता है। मेनली आपको याद रखना है, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द, कौन सी भाषा का शब्द, कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब क्या होता है बेटा, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, खेती करना, ठीक है क्या। तो हॉर्टिकल्चर बराबर हॉर्टस प्लस कल्चरा। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपका फॉरेस्ट्री, जिसे हम हिंदी में जानते हैं किसके नाम से, वानिकी के नाम से। क्या के नाम से जानते हैं, वानिकी के नाम से। वानिकी मतलब होता है हमारे वनों का अध्ययन। क्या है, वनों का अध्ययन, है ना। इंडिया में बेटा जो है वो बहुत बड़े रूप में, लगभग हमारे 23% मतलब जो क्षेत्रफल है उस पे क्या है, वन है। और वन सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से राज्य में होते हैं, मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, किस राज्य में बेटा, मध्य प्रदेश में, ठीक है क्या। वन मतलब हो जाता है बेटा, वन में हम क्या सीखते हैं, किस तरीके से हमें वनों का निर्माण करना है, किस पौधे को कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है ना, और किस मौसम में लगाया जाता है। साथ ही साथ इसमें हम उनका संरक्षण करना सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है वनों में संरक्षण सबसे कठिन हो जाता है। घर में तो आप चलो रोज रह रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज पानी दे रहे हो, लेकिन जब हम इनको बड़े रूप में करते हैं तो इनका संरक्षण, इनका वैज्ञानिक प्रबंधन, और साथ ही साथ कटाई, विवरण और उपयोग। कटाई मतलब हार्वेस्टिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग, और उपयोग मतलब यूजेस। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा तब तक आपको फॉरेस्ट से कुछ उत्पादन या मूल्य नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों का अध्ययन कहाँ किया जाता है बेटा, हमारा फॉरेस्ट्री मतलब हो जाती है हमारी वानिकी। फॉरेस्ट जो है बेटा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गांव के बाहर का एरिया। काय के बाहर का एरिया, गांव के बाहर का एरिया, जहां पे कोई भी नागरिक या आदमी निवास नहीं करते हैं, ठीक है क्या। जहाँ की जमीनें वीरान पड़ी होती हैं और वहां पे हम पौधे लगा के क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये हो जाती है हमारी काय के बारे में फॉरेस्ट्री, जो हमारी एग्रीकल्चर की एक और ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच के बारे में अगर हम पढ़ें तो अगली हो जाएगी हमारी क्या बेटा, पशुपालन। पशुपालन मतलब क्या हो जाएगी हमारी, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री बेटा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा हमारा एनिमल और दूसरा क्या हो जाएगा, हस्बैंड। तो एनिमल का मतलब क्या होता है, पशुधन या जानवर, ठीक है क्या। और हस्बैंड का मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला। हस्बैंड का मतलब सिर्फ पति नहीं होता है, और अगर पति भी होता है तो पति का मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला। तभी वाइफ और क्या क्या होता है, हस्बैंड। तो मतलब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, देखभाल करने की, ठीक है। एनिमल ये हस्बैंड, अब ये कौन का हस्बैंड है, एनिमल के। तो मतलब ये किन की देखभाल करेंगे, एनिमल की। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि दिन भर हमको कैसे उनकी देखभाल करनी है, ठीक है क्या। उनका प्रजनन वगैरह, उनका चयन वगैरह कैसे करना है हमको, कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे उनकी ब्रीडिंग करानी है, किनकी, एनिमल्स की। साथ ही साथ उत्पादन मतलब हमारे मांस हो जाता है, हमारा रेशा हो जाता है, दूध हो जाता है और अंडा हो जाता है। इन सब का नियंत्रण या इन सब का जो है वो निर्माण या इन सब के बारे में जानकारी हमको कहाँ मिलती है, एनिमल हस्बेंड्री
या पशुपालन में मिलती है। ठीक है क्या, एग्रीकल्चर की एक और है हमारी ब्रांच है। अगले ब्रांच की बात करें बेटा तो एक आ जाती है हमारी पिसिकल्चर और एक आ जाती है हमारी एक्वाकल्चर। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूजिंग ब्रांच है। कल भी मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, एक बार और बता देता हूँ। पिसिकल्चर मतलब होता है बेटा मत्स्य पालन। क्या होता है? मत्स्य पालन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है, तो मछलियों का पालन कहलाता है पिसिकल्चर। हिंदी वाला याद नहीं रखना है, ये लिखा आएगा इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों के पेपर में भी। क्या लिखा आएगा? पिसिकल्चर। याद रखना, हाँ हिंदी वालों में भी पिसिकल्चर लिखा है। बेटा ये तो तुम ऐसे ही समझ जाओगे, मछलियों का पालन मत्स्य पालन, नहीं समझ जाओगे क्या? इसलिए ये कठिन शब्द है, ये आएगा पिसिकल्चर। ये बेटा जो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? सॉरी, लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो मुख्य रूप से भोजन के लिए मछलियां, टैंक और तालाबों में मछलियों का व्यवसाय प्रजनन। मछलियों को चाहे आप अपने खेत में पालो या अपने टैंक में पालो या फिर तालाब में पालो, है ना, इन सब का अगर हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन आपको पता होना चाहिए कि भैया कब हमको मछलियों के लिए पानी बदलना है, किस स्टेज में हमको मछली खरीद के लानी है। मछली का बीज आता है, समझ में आता है क्या? मछली बीज मतलब जब मछली एक उंगली की अवस्था में होती है, कितनी की अवस्था में? एक उंगली, उसे हम बोलते हैं फिंगलिंग अवस्था। लिख लेना, कौन सी अवस्था? फिंगलिंग अवस्था। फिंगलिंग अवस्था में मछली को तालाबों में छोड़ा जाता है अगर आपको मछली पालन करना है तो। ठीक है क्या? फिंगलिंग अवस्था, फिंगलिंग अवस्था में हमको छोड़ा जाता है। चलिए, इसमें केवल हम मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये काम आप अपने खेत पे भी कर सकते हो, आपको तालाब खुदवाना पड़ता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में काय का उपयोग होता है बेटा? पानी का उपयोग होता है। काय का उपयोग होता है? पानी का उपयोग होता है। तो कैसे हमको मछलियों को पालना है, पानी का पीएच कितना मेंटेन होना चाहिए, कितना चूना होना चाहिए, मछलियों को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कब पानी बदलना है, और किस तरीके से तालाब को खुदवाना है, ये सारी जानकारी हमको कहाँ मिलेगी? पिसिकल्चर में। कहाँ मिलेगी? इसके साथ साथ अगर इसको हम बड़े रूप में करते हैं, कहाँ करते हैं? बड़े रूप में करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एक्वा कल्चर। एक्वा का मतलब होता है जल। एक्वा का मतलब क्या होता है? जल। एक्वा मतलब जल, और कल्चर मतलब हो जाता है खेती। तो जलीय या जल में पाए जाने वाले जीवों की खेती करना क्या कहलाता है? एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर हमारा एक बड़ी शब्द है और पिसिकल्चर एक छोटा शब्द है। समझ में आया क्या? चलिए, एक्वाकल्चर जो है बेटा ये भी हमारा कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ऐसे मूल्यवान जलीय जीवों, केकड़े को नहीं पालना है, किसको पालना है? मूल्यवान, ऐसे जो जिनका कुछ मूल्य हो, जिनको बाजार में आसानी से बेचा जा सके। मूल्यवान जलीय जीवों की नियंत्रण खेती करना क्या कहलाता है? हमारी एक्वाकल्चर कहलाता है। इसमें मछलियां जाती हैं, इसमें बेटा आपके मोलस्क आ जाते हैं, इसमें आपकी शैवाल आ जाती है, और इसमें क्रस्टेशियम और जलीय पौधे आ जाते हैं। समझ में आया क्या? तो ये हमारे हो जाते हैं क्या बेटा? दो चीजें, एक हो जाती है आपकी पिसिकल्चर और एक क्या हो जाती है? एक एक्वाकल्चर। हाँ, इसमें निकलते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन केवल मछलियों तक सीमित है, जबकि जलीय कृषि एक व्यापक क्षेत्र है। जलीय खेती क्या है? एक व्यापक क्षेत्र है, वही हमने ये पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए लिखते जाना है ना। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाएगा कीट आधारित खेती। कीट आधारित खेती को बेटा हम जिस सब्जेक्ट या जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम कहलाता है एंटमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। याद रखिएगा, एंटमोलॉजी को बेटा हम कीट विज्ञान के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। किस विज्ञान के बारे में? कीटों का विज्ञान। ठीक है क्या? कीटों का विज्ञान किस में पढ़ा जाता है? एंटोमोलॉजी में। किसमें? एंटोमोलॉजी में। याद कैसे रखोगे? एंट मतलब चींटी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? एंट तो चींटी मतलब कीट। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंटोमोलॉजी। चलिए, एंटोमोलॉजी में हम सिर्फ उन कीटों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें तथैया और बर्रैया और सांप के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें हम उन कीटों के बारे में पढ़ेंगे जिनका कुछ उपयोग है या जो कुछ उत्पादन करते हैं, जिसे बेच के हम क्या कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। इस दृष्टि से जब हमने कीटों को परखा तो मुख्य रूप से हमको 3 कीट ऐसे दिखाई दिए जिनका उपयोग हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। पहला कीट है बेटा हमारा मधुमक्खी, जिसे हम हनी बी या बी के नाम से जानते हैं। दूसरा कीट हो जाता है बेटा हमारा रेशम का कीट। रेशम के कीट को पालन मैंने कल बताया था आपको, क्या कहा कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इनका जो हमारी क्या है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। कल मैंने बताया था, आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं। मधुमक्खी का पालन क्या है? एपीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब
रेशम कीट का पालन। और तीसरा कीट हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, इसका नाम क्या है, लाख का कीट, और इसके पालन को क्या कहा जाता है, लैग कल्चर। तीनों चीजें आपको याद रखनी है, विस्तृत अध्ययन के बारे में करना है। कृषि केवल बड़े जानवरों और पौधों तक सीमित नहीं है, ठीक है क्या। इसके साथ साथ व्यवसायिक उत्पादन के लिए कीटों का जो है वो पालतूकरण इसके सबसे मूल्यवान क्षेत्र में से एक है। मधुमक्खी क्या क्या काम करती है, मधुमक्खी एक शहद शहद देने का काम करती है, और दूसरा इसका सबसे मुख्य काम है जो है क्या है बेटा, पॉलिनेशन का। काय का काम है, पॉलिनेशन। क्या, हाँ, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, अपने पौधों में प्रजनन की क्रिया को कराना। समझ में आया क्या। तो पॉलिनेशन का काम भी मधुमक्खी द्वारा होता है, और शहद बनाने का काम भी मधुमक्खी द्वारा होता है। तो अगर इस तरीके से मधुमक्खी के कार्य पूछे जाते हैं तो ये सारे कार्य आपको बताने। चलिए अब एक एक बारे में हम एक एक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जाता है क्या बेटा हमारा, मधुमक्खी पालन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, है ना। प्रकृति की परंपरागत ये चीज होती है ना। एपिक जो है बेटा हमारा ये लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के कौन सा शब्द है, पहले नंबर पे जाएगा आपका, पहला शब्द जो आ जाएगा बेटा आपका वो है एपिक। एपिक मतलब क्या होती है, मधुमक्खी, और कल्चरा मतलब होती है कि हमारी खेती। तो जब मधुमक्खी की खेती करते हैं हम तो ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाता है हमारा क्या बेटा, एपीकल्चर। तो कृषि की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है हमारी क्या, क्या कहलाती है, एपीकल्चर। मधुमक्खी कुछ इस तरीके से कहाँ रहती है, घरों में रहती है, ठीक है क्या। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मधुमक्खी के घर है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपका रेशम कीट का पालन। काय का पालन, रेशम कीट का पालन। रेशम का कीट होता है, रेशम का क्या होता है बेटा, कीट होता है, जिसको पाला जाता है बहुत छोटी अवस्था से। काय से पाला जाता है, छोटी अवस्था से, ठीक है। मुख्यतः रेशम का कीट सहतूत की पत्तियों को खाता है, पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या खाता है, सहतूत की पत्तियों को। रेशम का कीट किसकी पत्तियों को खाता है, सहतूत की पत्तियों को। सहतूत को इंग्लिश में मलबेरी के नाम से जाना जाता है। किसकी पत्तियों को खाता है, सहतूत। सहतूत या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मलबेरी। मलबेरी। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये है हमारा सिल्क वॉर्म। क्या है ये हमारा, सिल्क वॉर्म, या इसे हम बोल देते हैं बेटा रेशम का कीट। रेशम के कीट का अगर नाम पूछा जाए तो क्या नाम होने वाला है, बॉम्बैक्स मोरी। क्या नाम है इसका, बॉम्बैक्स मोरा। याद रखना है आपको, रेशम के कीट का नाम क्या है, बॉम्बैक्स मोरी, ठीक है क्या। बॉम्बैक्स मोरी को पहले आप लेके आएंगे, ट्रे आती है, ट्रे पे रखेंगे, फिर उन ट्रे पे कीटों को छोड़ देंगे, ठीक है। साथ में आप जहां भी इनका घर बनाएंगे या जहां पे आपका कमरा रहेगा जहां पे आपने कीटों को रखा है उसके आजू बाजू आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। काय के, सहतूत के। मतलब सहतूत की खेती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सहतूत की खेती करनी पड़ेगी। सहतूत की खेती करके जब साइज हमारे पत्तों की बड़ी हो जाएगी तो आप उन पत्तों को लेके आएंगे और बारीक 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 उनको काट लेंगे। क्या काट लेंगे, पत्तों को बहुत बारीक बारीक काट के और उन ट्रे में रख देंगे जहां पे आपने कीट डाले हुए हैं। कीट क्या करेगा, धीरे धीरे उन पत्तियों को खाता जाएगा और अपने शरीर के चारों तरफ एक द्रव्य का, काय का, एक द्रव्य का जो है वो स्त्राव करते जाता है। एमपीपीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि कीट किस ग्रंथि से द्रव्य का स्त्राव करता है। रेशम का कीट निम्न में से किस ग्रंथि से लिक्विड का सीक्रेशन करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे लैग कल्चर, ठीक है। चलो इसके बाद इस तरीके से ये खाएगा, काय के पेड़ को खाएगा, काय की पत्तियों को खाएगा, ये सहतूत की पत्तियों की। काय की पत्तियों को बेटा, सहतूत। सहतूत का अगर पेड़ का वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाए तो वो है मोरस अल्वा। क्या नाम होता है, मोरस अल्वा। लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखा है मोरस, मोरस नाइगरा लिखा है, और नाइगरा के साथ साथ आप एक और लिख लीजिएगा मोरस अल्वा। दो नाम आपको याद रखना है, मोरस नाइगरा और मोरस अल्वा। ये क्या है बेटा, हमारे सहतूत के पौधे का नाम है। अरे ठीक है क्या। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये खाता जाएगा और इस तरीके से अपने अराउंड एक बॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉल। इस बॉल को बेटा हम कोकून के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं, काय के नाम से जानते हैं, कोकून। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सिल्क हमको कहां से प्राप्त होता है तो सिल्क हमको रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। वो तो बेटा अलग अलग साइज के रहते हैं, इनकी प्रजातियां जैसी जैसी रहेगी वो अलग अलग साइज के रहते हैं।
है ना, कोई 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी लंबाई भी धागों की अलग अलग होती है, 1 से 2 किलोमीटर भी हो सकती है। समझ में आया क्या? चलिए, तो क्या है, रेशम कीट का जो है पालन, रेशम कीट को या उत्पादन ही क्या कहलाता है हमारा? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है बेटा? ये हमारा सेरीकल्चर। फिर आप क्या करोगे? आप वो बुनाई की चरखा टाइप की मशीन जो आती है, इसके एक छोर को उस चरखे की मशीन में फंसाओगे और इनको घुमाते जाओगे, तो वो हमारा क्या बन जाता है? पूरा धागा, रेशम। और फिर इससे चाहे तो आप साड़ियां बना सकते हैं, और जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या बेटा? लाख। नेक्स्ट क्या जाएगा? लाख। लाख का उत्पादन क्या कहलाता है? लैग कल्चर। क्या कहलाता है? लैग कल्चर। लाख जो है हमारा संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन से भाषा के शब्द से लिया गया है? संस्कृत के भाषा के शब्द से लिया गया है, जो है हमारा लक्ष्य। क्या नाम है इसका? लक्ष्य। लक्ष्य मतलब हो जाता है हमारी 1 लाख या लाख के बराबर, क्योंकि क्या है बेटा, एक छोटी सी जो है वो अपने पेड़ पे, ठीक है क्या, या एक छोटी सी शाखा पे लाखों कीट उपस्थित होते हैं, लाख के, जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं बेटा? लाख का उत्पादन करते हैं। और ये, हाँ, लाख की चूड़ियां बनती हैं, सील वगैरह जो लगती हैं गवर्नमेंट की, जो आपने सीलें वगैरह देखी होंगी, वो लाख को पिघला के लगाई जाती हैं। ठीक है क्या? चलो, अब क्या है बेटा, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वैदिक काल के लोगों ने इसका उपयोग जैविक और व्यवसायिक पहलुओं के रूप में किया गया था। महाभारत में, आपने महाभारत तो देखा होगा, तो महाभारत में क्या हुआ था? कौरवों ने बेटा पांडवों को मारने के लिए बहुत बड़ा महल बनवाया था, जो काय से बनवाया था? लाख से। उन्होंने सोचा था कि ये महल में रहेंगे तो हम इसमें क्या लगा देंगे? आग, क्योंकि लाख लाख जो होती है वो ज्वलनशील होती है। क्या होती है? ज्वलनशील। तो तब से लाख का उपयोग होने लगा जा रहा है, ये बहुत पुराने जमाने से, इसलिए इसको सबसे पुराना कीट या आर्थिक कीट भी माना जाता है। किसको? लाख को। यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है? थोड़ी मेरी आवाज आज क्या है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, नहीं तो फिर तो मेरी आवाज बहुत तेज है। ठीक है, चलो, आपको याद रखना है लाख के कीट का बॉटेनिकल नेम, तो लाख के कीट का बॉटेनिकल नेम है बेटा लेसिफर लक्का। क्या नाम है? लेसिफर लक्का। लिखो, लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का, लेसिफर लेसिफर लक्का। ठीक है क्या? ये हमारे लाख के कीट का वानस्पतिक नाम। बाकी इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे कब? जब हम कीटों के बारे में बायोलॉजी में इनका अध्ययन करेंगे तब। अभी तो सिर्फ आपको इनका एक ओवरव्यू लेते चलना है। फिर आ जाएगा बेटा आपका होम साइंस। होम साइंस मतलब आप जब घर में रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो जितने काम बच जाते हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं? होम साइंस में। समझ में आया क्या? होम साइंस में बेटा जैसे स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की, थोड़ा बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल खा लो। समझ में आया क्या? आहार के बारे में कि चलो कुछ नहीं है तो खिचड़ी बना लो। उसके बाद बालों की, मतलब बाल, ये वाली बाल नहीं, छोटे छोटे बाल जो होते हैं, बाल बच्चों की देखभाल जो हमारी हो जाती है। ठीक है क्या? इसके साथ साथ बेटा हमारे संसाधनों का प्रबंधन। समझ में आया कि भैया स्कूटी बहुत दिनों से नहीं धुली है, आज धो देते हैं, तो ये क्या है? हमारे संसाधनों का प्रबंधन या उनकी देखभाल हो रही है। फिर कपड़ा और परिधान के बारे में जानकारी। तो बहुविषयी क्षेत्र है ये कैसा है? बहुविषयी क्षेत्र, मतलब इसमें एक क्षेत्र नहीं है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा होम साइंस। समझ में आया क्या? तो अगर तुमको सब कुछ सीखना है ऊपर से लेके नीचे तक, तो क्या कर सकते हो? होम साइंस की डिग्री। चलो भाई, है ना? चलो, फिर बेटा अब हमारे जाते हैं छोटा सा एक ओवरव्यू जो अभी तक हमने पढ़ा है, ताकि आपको चीजें याद रहें। एक बार हम यहाँ देखेंगे लैटिन भाषा से कौन कौन से शब्द हैं, यहाँ देखेंगे हम ग्रीक भाषा के कौन कौन से शब्द हमने पढ़े हैं, और संस्कृत। संस्कृत का तो एक मैंने आपको कौन सा बताया? लाख, और एक बताया था मैंने आपको कृषि। कृषि जो है हमारी, वो संस्कृत की कृष धातु से ली हुई है। संस्कृत भाषा की किस धातु से? कृष धातु से लिया हुआ शब्द है। ठीक है क्या? चलो, अगर हम बात करें लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में कौन कौन शब्द आ जाएंगे? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर और सेरिकल्चर। मतलब जिन भाषाओं के शब्द आखिरी में कल्चर में या TURE में खत्म होते हैं, वो हमारे लैटिन भाषा के शब्द कहलाते हैं। ठीक है क्या? फिर एक हो जाएगा हमारी ग्रीक भाषा के शब्द, ऐसे शब्द जो आखिरी में नॉमी या लॉजी लगा होता है। जिन भाषाओं के शब्द के आखिरी में नॉमी या लॉजी लगा होता है, वो हमारे काय के शब्द कहलाते हैं? ग्रीक भाषा के। एक अपवाद है जो हमारा कौन सा है? इसका अपवाद है बेटा होमोलॉजी। बस इसको आपको याद रखना है। ये क्या है? हमारा अपवाद। अपवाद मतलब
एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है हमारा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब हो जाता है फल विज्ञान। क्या हो जाता है बेटा? फल विज्ञान। फलों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है हमारा? हाँ, पोमोलॉजी। चलो ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो कला विज्ञान और व्यवसाय, ये हम देख चुके थे। अब हमारा बेटा नया चैप्टर चालू होगा जिनमें हम पढ़ेंगे कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में। आपको लिखते चले जाना है, और मैं नहीं लिख रहे हो अगर आप, तो ये डेटा आपको मिलेगा, इसको जो तो याद कर लेना, ठीक है? इसको आपको नोट्स में भी आपको दिए जाएगा, वो थोड़ा डिटेल में रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वो पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है, ठीक है क्या? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे ऑयल और परसेंटेज, फसलों के नंबर कितना, किस फसल में कितना ऑयल होता है, कितना प्रोटीन होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है। दूसरे बारे में देखेंगे हम कृषि से जुड़े हुए उपकरण, एक दो क्वेश्चन यहाँ से हर साल एमपीपीटी में पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे बेटा हम पढ़ेंगे कलर और उनके फाउंडर, मतलब एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। कौन सा रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है और कौन सा किससे संबंधित नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण वर्ष कि किस वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है। ये चार चीजों के बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। एक बार आपको याद करना है, क्योंकि याद करने की चीजें हैं, जो ट्रिक वगैरह है वो मैं आपको बताता चलूंगा। पूरा फोकस आपको यहाँ रखना है। चलिए सबसे पहले नंबर पे बेटा आ जाता है हमारा तेल और प्रोटीन के बारे में। काय के बारे में? तेल और प्रोटीन के बारे में। तो ये ग्राफ है, इस तरफ जो फसलें हैं वो तेल ज्यादा पाया जाएगा, और इस तरफ जो फसलें हैं उनमें क्या ज्यादा पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। ग्राफ आपने पढ़े हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि पेपर में आपको लिखा हुआ याद नहीं रहेगा, पेपर में आपको देखा हुआ याद रहेगा। अगर आप इसको दिमाग में अपने इस इमेज को कैप्चर कर लोगे तो ऑप्शन में से आपको छांटना इजी होगा। मैंने आपको बता दिया है ग्राफ क्यों होते हैं। इस ग्राफ में मतलब तेल की मात्रा यहाँ कितनी? 0, और यहाँ धीरे 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 बढ़ती जा रही, ठीक है क्या? और यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा कितनी? 0, और यहाँ जाके धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ में आया? जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पे जो फसलें लिखी होंगी उनमें तेल तो क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन प्रोटीन क्या होगा? कम होगा। समझ में आया क्या? अरे आया क्या? यहाँ पे जो फसलें लिखी होंगी उनमें प्रोटीन तो ज्यादा, लेकिन तेल कम होगा। याद रहेगा क्या ये? और यहाँ पे जो फसलें लिखी हैं उनमें ऑयल भी ज्यादा और प्रोटीन भी ज्यादा। दोनों चीजें ज्यादा है कि नहीं है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये जो फसलें हैं इनमें ऑयल भी ज्यादा और प्रोटीन भी ज्यादा। यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा और यहाँ पे ऑयल ज्यादा। सिंपली इतना याद रखना है, जब आप पेपर में कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अपने दिमाग में ये पिक्चर भी लगी हुई है, सब याद करने में इनको इजी होगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ऐसी फसलों के बारे में देख लेते हैं जिनमें ऑयल का कंटेंट या तेल की प्रतिशत मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पे जाता है बेटा हमारी अरंडी, जिसे इंग्लिश में हम कैस्टर के नाम से जानते हैं। कैस्टर में बेटा लगभग 50 से लेके 55% तक तेल पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस फसल में तेल पाया जाता है, तो कौन सी फसल? कैस्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे हिंदी में बोलेंगे अरंडी। क्या बोलेंगे? अरंडी में 50 से 55% तक ऑयल पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जाएगी बेटा आपकी कौन सी? तिल। तिल मतलब हमारी सीसेम, सीसेम ऑयल, या तिली का तेल, या तिल के तेल के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें अगर हम ऑयल परसेंटेज की बात करें तो तिल में बेटा लगभग 50 से लेके 52% तक जो है वो हमारा तेल उपस्थित होता है ना? आपको याद रखना है, तिल में 50% तेल पाया जाता है। कितना? 50% तेल। नेक्स्ट फसल की अगर हम बात करें तो अगली हो जाएगी बेटी हमारी सनफ्लावर। क्या हो जाएगी? सनफ्लावर इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर में बेटा 45 से लेके 50% तक ऑयल पाया जाता है। कितना? 45 से लेके 50% तक माना जाता है। 45 से लेके 50% तक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छी कौन सी, सबसे अच्छी तिलहनी फसल कौन सी मानी जाती है, तो वो है आपकी सैफफ्लावर। कौन सी है बेटा? सैफफ्लावर। कौन सी है हमारी? सैफफ्लावर। सैफफ्लावर को हिंदी में क्या कहा जाता है? सैफफ्लावर कहा जाता है बेटा कुसुम। क्या कहा जाता है? कुसुम। क्योंकि कुसुम में सबसे कम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत अभी नहीं है। सैफफ्लावर का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पे किसका माना जाता है?
अरे दूसरे नंबर पे किसका माना जाता है? सनफ्लावर का। सनफ्लावर में कितना? 45। 50% की रेंज आपको याद रखनी है, लगभग लगभग तीनों में 50% के ऊपर या नीचे है। ठीक है क्या? बीच वाली में 50, ऊपर वाली में 55, नीचे वाले में 45। 45, 50, 55 याद रहेगा क्या? ये हमारी तेल वाली फसलें हो जाती हैं। चलो अब इस तरफ हम देख लेते हैं ऐसी फसलें जिनमें तेल तो कम होगा लेकिन प्रोटीन, तेल तो कम होगा लेकिन प्रोटीन ज्यादा होगा। सबसे पहले नंबर पे जाएगी बेटा हमारी मसूर। सबसे पहले नंबर पे क्या जाएगी? 35%। यहाँ पे वो फसलें हैं जिनमें बेटा तेल कम होगा और प्रोटीन ज्यादा होगा। फसलों के अगर हम नाम की बात करें तो पहले नंबर पे जाएगी हमारी मसूर। क्या जाएगी? मसूर। मसूर में 25% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि निम्न में से किस दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, किस दाल, अगर दाल लिखा होगा तो क्या आंसर लगाओगे? मसूर। क्या लिखा होगा? दाल। निम्न में से किस दाल में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो फिर हमारा आंसर बदल जाएगा। समझ में आया क्या? चलो तो क्योंकि बेटा फिर एग्जाम में जब अरे यार ये इतना सरल प्रश्न पूछ लिया इन्होंने और टिक लगा के बच्चा आगे निकल जाता है, लेकिन वो दाल जो है ना वो सब बेकार कर देती है। समझ में आया? चलो तो पहले नंबर पे कम तेल और अधिक प्रोटीन में पहले नंबर पे क्या जाएगा हमारे पास? मसूर। मसूर में कितना प्रोटीन? 25% प्रोटीन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जाएगी बेटा हमारी, हाँ मसूर को इंग्लिश में जो है वो हम लेंटिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेंटिल के नाम से जानते हैं। हाँ सेकंड नंबर पे जाएगी बेटा हमारी ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, मतलब उड़द और मूंग। ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम ये है हमारे उड़द और ये क्या है बेटा हमारी जो है वो मूंग है। ठीक है क्या? जो ब्लैक ग्राम और, अरे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, उसमें कितना प्रोटीन पाया जाएगा? 23 से 24%। और फिर लास्ट में जाएगा हमारे पास राजमा। राजमा में कितना प्रोटीन? 23% प्रोटीन। राजमा को इंग्लिश में बेटा फ्रेंच बीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्रेंच बीन। तो दो चीजें अभी तक हमने देख ली है। सबसे पहले ऐसी फसलें जिनमें तेल ज्यादा पाया जाता है। कौन सी फसलें हैं ये? यहाँ पे जो लिखी हुई है। ऐसी फसलें जिनमें क्या ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसी फसलें जिनमें तेल भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर इनका नाम डाल देना। सबसे पहले नंबर पे जाएगा हमारा क्या? सोयाबीन। और आ जाएगा हमारे पास मूंगफली। सोयाबीन में बेटा 20% पाया जाता है तेल और 42% पाया जाता है प्रोटीन। याद रखिएगा सोयाबीन में क्या और, ठीक है। और अगर हम बात करें मूंगफली मतलब ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट में बेटा 45% तेल पाया जाता है और 26% पाया जाता है हमारा प्रोटीन। तो ऐसे याद रख लेना, जितना इसमें तेल उतना इसमें प्रोटीन, और जितना इसमें तेल उतना इसमें प्रोटीन। ठीक है क्या? तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन में कितना प्रोटीन, सोयाबीन में कितना, ठीक है 42% प्रोटीन। कितने परसेंट प्रोटीन? 42% प्रोटीन। और उसके बाद जो है हमारे 20% सोयाबीन में ऑयल। समझ में आया क्या? अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी फसल में? सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी फसल में? सोयाबीन। और सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी दाल में? मसूर या लेंटिल। ठीक है क्या? सोयाबीन में कितना प्रोटीन? 42। सोयाबीन में कितना तेल? 20%। मूंगफली में कितना प्रोटीन है? 26%। और मूंगफली में कितना तेल? 45%। तो ये दोनों तो आप रट लेना है ना। इसमें से जो मैंने मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं वो आपको याद करनी है। एक बार और इनको देख लेते हैं, है ना। एक बार और इनको देख लेते हैं। ट्रिक आपको याद रखना है कि 20 से 25 के बीच में सारी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। 20 के 25 के बीच में अगर आपको पता है, याद हो गया तो बहुत अच्छा, और जिसको याद नहीं हुआ है उसका साथ इससे काम चल जाएगा। कि दालों में अगर प्रोटीन पूछा जा रहा है तो 20 से 25 के बीच का जो ऑप्शन होगा उसको क्या कर देना है? टिक कर देना है। ये जुगाड़ पहले नहीं लगाना है, पहले तो याद करना है। ये पहले क्या करना है? याद, जो हमने लिखवाया है उसको याद करना है। जब याद नहीं होता है तो ये बिल्कुल आखिरी में जब के काम है ये। ठीक है क्या? हाँ दालों के बीच में, है ना। और मसूर में 25% जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। चने में कितने परसेंट? राहर अरहर में कितने परसेंट? कितना? 20 से 21। राजमा में कितना? और मसूर और लेंटिल में कितना? 25%। ठीक है क्या? चने को बेटा हम किस नाम से जानते हैं?
ग्राम के नाम से जानते हैं, बंगाल ग्राम के नाम से जानते हैं, चिकपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चने को ग्राम के नाम से, बंगाल ग्राम के नाम से और चिकपी के नाम से जाना जाता है। और 21 से 21.5% इसमें जो है वो क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आया क्या? चलिए, फिर अरहर में कितना, 20 से 21%, राजमा में 23 और मसूर या लेंटल में 25% पाया जाता है। सेम उसी तरीके से अरंडी और तिल में तेल है 50, अरंडी और तिल में कितना है तेल, 50 है। और मूंगफली में 45 भी है खास, तो मूंगफली में कितना है, 45। और अरंडी और तिल में लगभग हमारे पास 50। जो तीन फसलें हमने ऊपर देखी थी, अरंडी, तिल और सूरजमुखी, देखी थी कि नहीं देखी थी, तो वो आपको ग्राफ याद रखना है, सारी चीज आपको याद हो जाएंगी। बोनस है क्या, सोयाबीन एक अपवाद है जिसमें 42% प्रोटीन और 20% तेल। तो ये चीजें आप इसको देखोगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी और एग्जाम में आपको जो है वो मदद करने वाली है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दी हुई है बेटा, वही जानकारी दी हुई है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। इसमें मैंने कुछ और फसलें इसमें इंक्लूड कर दी हैं, बट मेन फसलें आपकी कौन सी हैं जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाई हैं। अगर वो डेटा आपको याद हो जाता है तो ऑयल और प्रोटीन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारे बेटा किसके बारे में, यंत्रों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम, यंत्रों के बारे में। तो ऐसे यंत्र जिनका उपयोग हवा और हवा से संबंधित चीजों को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है क्या, पहले उन यंत्रों के बारे में देख लो, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, तो अगर हम देखें कि हवा और विंड से रिलेटेड यंत्र हमारे पास कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जाएगा एनीमोमीटर। क्या जाएगा, अनीमोमीटर। क्या नाम है, अनीमोमीटर, याद कर लेना। अनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है बेटा, या एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। देखते हैं ना जैसे क्रिकेट में, हाँ नेम सेम बेटा, इनका नेम वही रहेगा। हाँ, मीटरों का नाम सेम रहेगा, एनीमोमीटर। ठीक है क्या, एनीमोमीटर का उपयोग काय के लिए किया जाता है, हवा की गति को नापने के लिए। हवा की गति को, कि भैया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, तो पता कैसे चला, एनीमोमीटर। पहली बात। दूसरा हो जाएगा हमारा बेटा विंड वेन। दूसरा क्या हो जाएगा, विंड वेन। विंड वेन कुछ इस तरीके से होता है, कैसा होता है, इस तरीके से, देखा है आपने, इसमें दिशाएं लिखी रहती हैं, जिस तरफ हवा चल रही होगी उस तरफ का जो हमको साइन है वो दिखाई देगा। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, इसे हम बोलते हैं विंड वेन। क्या बोलते हैं इसे, विंड वेन। तो विंड वेन का उपयोग हवा की दिशा, हवा की दिशा, दिशा मतलब विंड वेन, और हवा की गति एनीमोमीटर, हवा की गति एनीमोमीटर, हवा की गति एनीमोमीटर। अच्छा, कई कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि भाई हरिकेन्स आ रहे हैं, सुना है क्या, तूफान आ रहा है, या फिर मध्यम हवाएं चल रही हैं, या फिर कम हवाएं चल रही हैं। तो ये क्या है, ये जो है ना बेटा, ये है हवा का पैमाना। ये क्या है, हवा का पैमाना, मतलब इंटेंसिटी, कि तेज हवाएं हैं या धीमी हवाएं हैं या तूफान आ रहा है। ठीक है क्या, आज तूफान के साथ वर्षा हो सकती है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते मौसम विभाग में। तो उसको मापने के लिए बेटा हम ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग करते हैं। काय का उपयोग करते हैं, ब्यूफोर्ट स्केल। ये तीन यंत्र आपको याद रखने हैं। ये तीन यंत्र आपको कहाँ काम पड़ेंगे बेटा, हवा से संबंधित चीजें नापने के लिए। पहला एनीमोमीटर, दूसरा विंड वेन और तीसरा ब्यूफोर्ट स्केल। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति नापने के लिए, विंड वेन का उपयोग हवा की दिशा नापने के लिए, और अगर आपको इंटेंसिटी या पैमाना नापना है तो ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जाएगा बेटा हमारा प्रेशर और एयर या दबाव नापने के लिए। सबसे पहले वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उपयोग। आपने सुना होगा ना, जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इतने एटीएम, सुना है कि नहीं सुना है, इतने एटीएम प्रेशर पर इसको ये करना है, इतना एटीएम प्रेशर पे ये करना है। एटीएम मतलब हो जाता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो जाता है बेटा, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के वजन से जो दबाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दबाव। तो इसको नापा कैसे जाता है, बैरोमीटर। कैसे, बैरोमीटर। हिंदी में कैसे लिखेंगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब वायुमंडलीय दबाव। अरे क्या है भाई ये, वायुमंडलीय दबाव। दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा एरोमीटर। क्या हो जाता है, एरोमीटर। तो बैरोमीटर वायुमंडल का दबाव, एरोमीटर हवा का दबाव। एरोमीटर क्या, हवा का दबाव, काय का दबाव, हवा का दबाव। चलो
उसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा क्या, सन और रेडिएशन। धूप को आपने सुना ना कि भैया आज इतने घंटे खिली धूप रहेगी, उसके बाद थोड़े बादल आ जाएंगे। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। चलो अभी आईपीएल आएगा, तुम खूब बार बार देखोगे कि यार आज मैच तो नहीं धुल जाएगा, है ना, आज 25% चांस है 2 बजे तक धूप रहेगी, तो ऐसे कैसे पता चलता है। तो वो पता चलता है बेटा हमको कैसे, कैम्बेल स्टोक से। कैसे पता चलता है, कैम्बेल स्टोक। कैसे पता चलता है, कैम्बेल स्टोक से हमको सनसाइन ड्यूरेशन का पता चलता है। काय का पता चलता है, सनसाइन ड्यूरेशन या धूप की अवधि। काय की अवधि, कि आज कितने घंटे धूप खिली रहेगी। कैसे पता चलेगा, अरे कैसे पता चलेगा, सनसाइन ड्यूरेशन का पता कैसे चलेगा, कैम्बेल स्टोक से। कैसे पता चलेगा बेटा, कैम्बेल स्टोक से। ठीक है क्या, चलो, अरे ठीक है क्या। अच्छा, कुल सौर विकिरण मतलब टोटल सोलर रेडिएशन, टोटल सोलर रेडिएशन, कितनी रेडिएशन आ रही है भाई, सूरज से कितनी रेडिएशन आ रही है, इसका पता चलता है पायरेनोमीटर से। कैसे पता चलता है, पायरेनोमीटर से। कैसे, पायरेनोमीटर से। ठीक है क्या, चलिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो दो चीजें आपको मुख्यतः इस पेज में याद रखनी है, एक एनीमोमीटर और एक विंडवेन। एक एनीमोमीटर और एक विंडवेन, बाकी अगर सारे याद हो सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर, अरे यहां तक डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, अगला आ जाएगा बेटा हमारा कुछ पौधे से जुड़ी हुई चीजों को नापने के लिए यंत्र। काय से जुड़ी हुई चीजों को, पौधे से जुड़ी हुई चीजों को नापने के लिए यंत्र। सबसे पहले आ जाएगा बेटा कि पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि, कितना बड़ा हो गया हमारा पौधा, इसको नापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। काय से नापते हैं इसको हम, ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर का उपयोग प्लांट ग्रोथ को या पौधे की वृद्धि को नापने के लिए किया जाता है। ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा पोटोमीटर। क्या जाएगा, पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग ट्रांसपिरेशन को नापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए, ट्रांसपाइरेशन। तो ट्रांसपाइरेशन को काम से नापा जाता है पोटोमीटर। याद रहेगा क्या, पोटोमीटर, पोटोमीटर, पोटोमीटर। चलो अगला जाएगा बेटा हमारा पोरोमीटर। क्या जाएंगे, पोरोमीटर। पोरोमीटर का उपयोग पौधों में जो है वो स्टोमेटा का बिहेवियर नापने के लिए किया जाता है। स्टोमेटल बिहेवियर। ठीक है क्या, स्टोमेटा मतलब हो जाते हैं हमारे रंध्र। स्टोमेटा मतलब क्या, रंध्र। पत्तियों पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिससे पौधा हवा को और पानी को अपने अंदर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या बोला, मैंने ये बोला कि पत्तियों पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, कहाँ पाए जाने वाले, पत्तियों पे, जिससे पौधा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता है। आपने सुना कि पौधा, पत्तियों पे आपने दवाई डाल दी पौधे के अंदर चली गई, होता है कि नहीं होता ऐसा, बताओ। पौधे पे आपने पानी डाल दिया ऊपर या आपने दवाई छिड़क दी तो पत्तियों से अंदर चली गई वो, होता है कि नहीं होता ऐसा, कि नहीं होता है, पत्तियों से चली जाती है मतलब। तो पत्तियों पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें बेटा, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। याद रखना, पत्तियों पे पाए जाने वाले छिद्रों को या रंध्र अवकाशों को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। अब वो स्टोमेटा कहाँ है, कैसे हैं, कितने हैं, ये सारी जानकारी कौन से यंत्र से मिलेगी, पोरोमीटर। कैसे मिलेगी, पोरोमीटर। छिद्र को इंग्लिश में पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिद्रों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोर। तो पोर से बना है पोरोमीटर। क्या बना है, पोरोमीटर। ये है पोरोमीटर, ये है पोटोमीटर, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। ये क्या है, पोरोमीटर, ये क्या है, पोटोमीटर। याद कैसे रखना है, पोर मतलब छिद्र, छिद्र मतलब स्टोमेटा मतलब पोरोमीटर, और ट्रांसपिरेशन मतलब टी आ रहा है, ट्रांसपिरेशन में क्या आ रहा है, टी। तो पोटोमीटर, टी आ गया इसके नाम में, पोटोमीटर। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ताकि चीजें याद रहे। ठीक है क्या, चलो अगर मिट्टी में पानी की कमी आ जाती है, क्या की कमी आ जाती है बेटा मिट्टी में, पानी की, तो पौधा तनाव महसूस करने लगता है। क्या महसूस करने लगता है पौधा,
तनाव, या मिट्टी में भी तनाव हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी के कण हैं वो अपने चारों तरफ पानी को चिपकाए रहते हैं, ठीक है क्या। लेकिन मिट्टी के कणों में अगर पानी की कमी हो गई तो आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो बोलेगा नहीं मुझे दे, वो कहेगा नहीं मुझे दे, तो आपस में क्या आ गया, तनाव। क्या आ गया, तनाव। मिट्टी में उपस्थित इस तनाव को मृदा तनाव के नाम से जाना जाता है। किस तनाव के नाम से, मृदा तनाव। इंग्लिश में हम इसे सॉइल टेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सॉइल टेंशन या सॉइल वाटर टेंशन। तो इस टेंशन को नापने के लिए इकाई का उपयोग किया जाता है, टेंसियोमीटर। तो सॉइल में मॉइस्चर नापने के लिए, सॉइल में मॉइस्चर, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी मिट्टी सूखी है कि नहीं सूखी है। तो आपने कभी देखा है, आपने देखा होगा कि ऊपर से सूखी है लेकिन अंदर से गीली हो जाती है। कभी देखना मिट्टी को खोदना अंदर से, तो पूरा कैसे पता चलेगी अंदर तक गीली है, तो काय से, टेंसियोमीटर से। काय से, तो जब मिट्टी में टेंशन होगी, कब होगी टेंशन, तो काय से नापेंगे, टेंसियोमीटर से। याद रहेगा क्या। चलो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा, हमारी बाष्पीकरण और उत्सर्जन को। बाष्पीकरण मतलब क्या हो जाता है हमारा, इवेपोरेशन। क्या है हमारा, एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन को काय से नापा जाता है, लाइसीमीटर। काय से बेटा, लाइसी। अगर पौधे के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अगर पौधे के द्वारा, काय के द्वारा, पौधे के द्वारा पानी को ऊपर उड़ाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे। अगर मिट्टी से पानी धूप के कारण उड़ रहा है, मिट्टी से उड़ता है कि नहीं उड़ता है, आप सब एक बाल्टी पानी मिट्टी में डाल के आना, अभी जाना तो उड़ जाएगा पूरा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पौधों के द्वारा अगर पानी जा रहा है तो क्या कहलाएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले हो, हाँ तो क्या कहलाएगा, पौधों के द्वारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन। हिंदी वाले क्या कहेंगे, बाष्पोत्सर्जन। और अगर मिट्टी से जा रहा है तो, तालाब से जा रहा है तो, है ना, समझ में आया, आपकी टंकी से पानी उड़ गया तो बाष्पीकरण। इंग्लिश में क्या, एवेपोरेशन। चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बेटा पीजोमीटर। क्या हो जाता है हमारा, पीजोमीटर। पीजोमीटर का उपयोग जल की गहराई को पता करने के लिए किया जाता है। काय के उपयोग, जल की गहराई, वाटर डेप्थ। क्या नापा जाता है इससे, वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ, वाटर डेप्थ का पता किया जाता है बेटा पीजोमीटर से। पीजोमीटर से, पीजोमीटर से किया जाता है काय का पता, जल की गहराई या वाटर डेप्थ का पता किया जाता है पीजोमीटर से। हाँ पीजोमीटर से, ठीक है। अब आप मान लो, याद कैसे रखोगे, आपको पानी पीना है, पीने के लिए आपको जमीन से निकालना पड़ेगा, तो पीने से पीजोमीटर, ठीक है। तो पीजोमीटर मतलब जमीन में पानी की गहराई को याद रखेंगे हम पीजोमीटर के माध्यम से। यहां तक सबको डन है क्या, क्लियर है क्या, कौन सा बेटा, ये टेंसियोमीटर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, और चीजें। दूध में हम कौन कौन से यंत्रों का उपयोग करते हैं, यहां से इस पे आपको लगा लेना है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है, एक क्वेश्चन आएगा एनिमल हस्बेंड्री में, और एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ से। चलो तो दूध में उपयोग होने वाले दो यंत्र हमारे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, काय के लिए, दूध में उपयोग होने के लिए। अब आप डेयरी पे जाओगे, कैसे पता चलेगा कि शुद्ध दूध दे रहा है या नकली दूध दे रहा, कहाँ से पता चलता है, लैक्टोमीटर। तो मतलब अगर दूध के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क की शुद्धता कैसे नापी जाती है, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर ऐसा क्या नापता होगा कि हमको पता चलेगा कि शुद्ध है, पानी, बताओ क्या नापता है, डेंसिटी। क्या नापता है, डेंसिटी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का घनत्व और दूध की शुद्धता कैसे नापी जाती है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, या घनत्व मतलब क्या होता है, डेंसिटी, और शुद्धता मतलब होता है प्योरिटी। तो मिल्क में प्योरिटी और डेंसिटी, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस यंत्र से दूध में पानी की मिलावट का पता किया जा सकता है, लेक्टोमीटर। उत्तर एक प्रश्न अनेक। समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा हमारा क्या, अगर आपको दूध में फैट नापना है, क्या नापना है, फैट। अच्छा दूध गाढ़ा क्यों होता है,
दूध गाढ़ा क्यों होता है? फैट के कारण, है ना। अच्छा, दूध में से आप मलाई निकाल लोगे तो पतला हो जाता है, और चढ़ाओगे और निकालोगे तो और पतला होता जा रहा है, तो मलाई क्या है? फैट है, इसलिए वो दूध को गाढ़ा किए हुए है। तो उस मतलब जितना दूध में फैट होगा उतना दूध गाढ़ा होगा, है ना, और उतना महंगा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो दूध का फैट परसेंटेज कैसे नापा जाता है? कैसे नापा जाता है? ब्यूटेरोमीटर। कैसे बेटा? ब्यूटेरोमीटर। दूध में ब्यूटेरोमीटर से दूध में वसा का परसेंटेज नापा जाता है। काय का परसेंटेज? वसा का परसेंटेज। और दूध का घनत्व और शुद्धता कैसे नापी जाती है? कैसे नापी जाती है? लैक्टोमीटर। दोनों चीजें याद रहेंगी, कंफ्यूज तो नहीं होगे। चलो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा बेटा हमारी थोड़ी चीनी की जानकारी ले लेते हैं। काय की? चीनी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस में कितनी चीनी निकलेगी, रस 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 कैसे मिलके बना होगा? गन्ने से मिलकर रस बन जाएगा? फिर गन्ने से रस मिलता है, गन्ने से मिलके थोड़ी रस बना होता है। गन्ना में रस काय से मिलके बना होगा? कुछ पानी रहता होगा, कुछ चीनी रहती होगी। चीनी मतलब शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो मतलब जरूरी थोड़ी कि जिस गन्ने में ज्यादा रस निकल रहा है उसमें ज्यादा चीनी बने। हो सकता है उसमें पानी ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो गन्ने को, कौन से गन्ने को महंगा बिकना चाहिए? जिसमें रस ज्यादा हो या जिसमें चीनी ज्यादा हो? रस ज्यादा हो, रस में पानी ज्यादा हो, फिर बताओ बताओ। किसमें शुगर ज्यादा हो। तो मान लो दो लोग तुम्हारे पास गन्ना बेचने के लिए आए, वो एक ने कहा देखो भैया एक गन्ना इसका लो, एक गन्ना मेरा लो। इसका एक गन्ना तोला तुमने 250 ग्राम का निकला, दूसरे वाले का एक गन्ना तोला 400 ग्राम का निकला। तो बोलेगा देखो भैया मेरे गन्ना ज्यादा वजनदार है, तो मेरे रेट जो है वो तुम ज्यादा लगाओ। तो ऐसा उचित रहेगा क्या? है नहीं रहेगा उचित। तो इसकी उचित जो मतलब इसका अगर हम परीक्षण करना चाहें तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा मीटर आना चाहिए कि भैया तुम ये वजन वजन छोड़ो, तुम तो 4 बूंद रस तुम्हारे में से निकालो और थोड़ा सा रस तुम्हारे गन्ने में से निकालो, और उसको हमने मशीन में से डाला, और डालने के बाद उसमें से हमको पता चल जाए कि इसमें कितनी शक्कर उपस्थित है। तो इसका पता लगाया जा सकता है कैसे बेटा? इसमें लगाया जाता है पता ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से। याद रखना, कैसे पता लगाया जाता है? ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से रस में चीनी का पता लगाया जाता है, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से। चलो अगर हम बात करें तरल या लिक्विड की, काय की बात करें? तरल और लिक्विड की, तो एक हो जाता है बेटा हमारा हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए लिक्विड की। काय की? लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। अच्छा, अब आपने देखा होगा जैसे शहद है, वो भी द्रव है। शहद शहद क्या है? ठोस है या द्रव है? लिक्विड है ना। और पानी भी द्रव है, लेकिन एक ज्यादा बहता है, एक कारण है। हाँ, तो इसकी जो बहने की क्षमता है ना, ये बहने की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी को हिंदी में सैनता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सैनता, ऐसे लिखते हैं इसको, सैनता। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? सैनता। मतलब जो हमारी शहद है वो ज्यादा विस्कोस है कि नहीं है, और पानी हमारा कम विस्कोस है, तभी वो जल्दी बह जाता है। ठीक है, सेन द विस्कोसिटी मतलब होता है किसी द्रव्य के बहने के विपरीत लगने वाले बल को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? या विस्कोसिटी एक बल है जो किसी द्रव को बहने से रोकता है। अरे समझ में आया क्या? इसको नापने के लिए काय का उपयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। काय का उपयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। याद रखने वाली जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन सी हमारी? लैक्टोमीटर और ब्यूटेरोमीटर। लैक्टोमीटर और क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेरोमीटर। दोनों चीजें जो है वो आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। चलो फिर आ जाएगा एक हमारा हाइड्रोमीटर और एक हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर। एक हमारा हाइड्रोमीटर जो अभी हम पीछे देख के आए हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल के घनत्व मतलब लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग हाइग्रोमीटर का उपयोग बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए किया जाता है। मेन आपको याद रखना है लैक्टोमीटर और बीटारोमीटर का उपयोग। तो लैक्टोमीटर से याद रखना, लैक्टोज मतलब
लैक्टोज मतलब दूध में पाई जाने वाली शक्कर, वो क्या कहते हैं? अरे दूध में कौन सी शक्कर पाई जाती है? लैक्टोज। और उसी को नापने के लिए लैक्टोमीटर, तो याद रहेगा क्या? तो ये हो जाएगी दूध की शुद्धता का पता चलता है। अच्छा, ब्यूटारोमीटर मतलब फैट, याद कैसे रखोगे? ब्यूट मतलब हो जाता है बटर, ब्यूट मतलब बटर, बटर मतलब बटर से तो फैट है, फैट से याद रहेगा आपको ब्यूटेरोमीटर। ये कुछ ट्रिकें हैं जिनके माध्यम से आपको ये चीजें जो है वो क्या होने वाली है, आसान होने वाली है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा क्रांतियों के बारे में। चीजें एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी क्रांति किस चीज से संबंधित है। कलर के साथ यहाँ पे दिखाई गई है ताकि आपको चीजें जो है वो याद रहे। बाद में मैं भी आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी सरल रहेंगी। सबसे पहले हो जाती है हमारी नीली क्रांति। तो नीली क्रांति कहाँ से संबंधित है बेटा? अरे कहाँ से संबंधित है? फिश से। कहाँ से संबंधित है? फिश। नीली क्रांति मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन, हिंदी में क्या बोलोगे? नीली क्रांति। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या है ये हमारे क्रांति मतलब ये हमारे क्या है? रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? दूध से संबंधित है, मिल्क। ठीक है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? फूड ग्रेन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? फूड ग्रेन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? फूड ग्रेन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? हाँ, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? दूध से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर। कहाँ से संबंधित है बेटा ये? फ्रूट और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है हमारा कौन सा रिवॉल्यूशन? गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगला जाएगा हमारा राउंड या फिर गोल रिवॉल्यूशन। ये कहाँ से संबंधित है? आलू मतलब पोटैटो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी बेटा पीली या येलो रिवॉल्यूशन। ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है बेटा ऑयल सीड से। कहाँ से संबंधित है? ऑयल सीड से। याद रहेगा क्या? अगला जाएगा हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? सिल्वर या रजत क्रांति। रजत कहाँ से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? एक से संबंधित है। उसके बाद आ जाएगा लाल, तो लाल टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है। तो रेड या रेड रिवॉल्यूशन हमारा है ये मांस या टमाटर से संबंधित है। और आखिरी में जाएगा एक आपकी पिंक रिवॉल्यूशन। तो गुलाबी हमारी जो है वो पिंक रिवॉल्यूशन प्याज और झींगा से संबंधित है। काय से? अनियन और प्रॉन से। काय काय से? अनियंस और प्रॉन से संबंधित है हमारी कौन सी? गुलाबी या पिंक रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन काय से संबंधित है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? यहाँ पे कौन सा रिवॉल्यूशन पढ़ा है? गोल्डन रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन काय से संबंधित है, गोल्डन फाइबर मतलब सुनहरी रेशा, सुनहरी रेशा क्रांति, ये काय संबंधित है? जूट से। काय से बेटा? जूट से। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, कौन सा? सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये काय संबंधित है? अरे काय संबंधित है ये? कपास से। याद रहेंगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति काय से संबंधित है? बताओ। रजत रिवॉल्यूशन अंडे से। रजत रिवॉल्यूशन काय से है? रजत रिवॉल्यूशन काय से है? अंडे। और रजत रेशा, रजत रेशा कपास, है ना? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर और गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी या फूल। ठीक है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं, आपको ये याद रखनी है। ठीक है। चलिए एक बार इनसे आप देख लेते हैं कि ये जानकारी, ये रिवॉल्यूशन किसके वजह से हमारे इंडिया में हुए। अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको चीजें याद रखनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में किसने दिया था? और अगर विश्व में बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। किसने दिया था? नॉर्मल। ये एग्रीकल्चर सरल है, ज्यादा कुछ करने का नहीं है, बस आपको पढ़ना है और समझना है चीजों को। एक बार अगर आपको याद हो जाएगा तो जिंदगी भर काम पड़ेगा। ठीक है। चलो, हरित क्रांति क्या है आपकी? हरित क्रांति भारत में दी एम एस स्वामीनाथन ने, और विश्व में किसने दी थी? नॉर्मन बोरलॉग ने।
ठीक है। अगर मैं बात करूं श्वेत क्रांति किसने दी, तो दो जी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। इन्हीं को हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इनको हम? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे हमारी नीली क्रांति। तो नीली क्रांति कहाँ से संबंधित है? कहाँ संबंधित है? मछलियों से संबंधित है। ये जो है वो हीरा लाल चौधरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हीरा लाल चौधरी। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्डन रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? फ्रूट एंड ये दी गई थी बेटा निरपक्ष तुतेजा के द्वारा। फिर अगर हम पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो किसने दिया था? दुर्गेश पटेल ने। रेड रिवॉल्यूशन विकास तिवारी और इंदिरा गांधी ने दिया था। सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा खाओगे तो थोड़े शरीर में। चलो अगर हम बात करें परभनी क्रांति, परभनी क्रांति कहाँ से संबंधित है? भिंडी से। इस पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, अलग से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अंबर रिवॉल्यूशन, अंबर रिवॉल्यूशन बेटा हमारी संबंधित है काय से? मधुमक्खी से। काय से संबंधित है? मधुमक्खी। और अगर मैं बात करूं ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक मतलब काली क्रांति। कौन सी क्रांति? काली क्रांति। तो काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ये हमारी बेटा क्रांतियां थी। और किसने ये क्रांति दी थी उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन था। ये थोड़ी एक ट्रिक है, अगर आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो। काले पेट से नीली मछली, सफेद दूध में पीला तेल, लाल मांस टमाटर खा के गोल आलू का देखा खेल। ठीक है, तो अगर आप इसको याद करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाती है। एक बार और पढ़ते हैं। काले पेट से नीली मछली, सफेद दूध में पीला तेल, सफेद दूध में पीला तेल, लाल मांस टमाटर खाकर गोल आलू का देखा खेल। याद कैसे करेंगे? काले जो है वो पेट मतलब पेट्रोलियम, तो काली मतलब ब्लैक क्रांति कहाँ से संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। नीली क्रांति कहाँ से संबंधित है? मछली से संबंधित है। सफेद जो है वो हमारी दूध से या मिल्क से संबंधित है। पीली जो है वो हमारी कहाँ से संबंधित है? तेल या फिर ऑयल सीड या तिलहनी क्रॉप से संबंधित है। लाल जो है वो मांस, मीट और टमाटर से संबंधित है। और राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द पोटैटो कल्टीवेशन, मतलब हमारी आलू से संबंधित है। बेटा फोन नहीं रखना है, नीचे रख लो। चलो ये जो है ये हमारी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो, है ना। आपको चीजें मतलब याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे बेटा क्या? अंतरराष्ट्रीय कृषि वर्ष। अंतरराष्ट्रीय कृषि वर्ष, अंतरराष्ट्रीय कृषि वर्ष मतलब ये होता है कि जिन चीजों की पूरे विश्व में कमी आ रही है, काय में कमी आ रही है? पूरे विश्व में, और जिनका होना इस मानव जाति के कल्याण के लिए जरूरी है। काय के जरूरी है? मानव जाति के कल्याण के लिए। पूरे देश या पूरे कंट्री या पूरा विश्व मिलके एक निश्चित ईयर को या एक निश्चित वर्ष को उसी चीज के उत्थान के लिए लगा देता है। समझ में आया क्या? जिस चीज को हम देख लेते हैं कि विश्व में अभी मान ली कोरोना फैल रहा है, क्या फैल रहा है? कोरोना फैल रहा है। तो कोरोना फैल रहा है तो भैया सब्जियां फल फ्रूट होने चाहिए, नहीं तो वो खाएंगे लोग तो तभी तो थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो सारे विश्व ने क्या किया कि भैया कोरोना के समय पे सब्जियों फल फ्रूटों को बढ़ावा देना चाहिए। सबने मिलकर ये सोच लिया। तो उस साल को हम क्या मनाने लगे? उस साल को हम सब्जियों फलों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हमको पता चला कि भैया ऊंटों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। काय की संख्या? ऊंटों की। ऊंटों का होना बहुत जरूरी है। अगर ऊंटे मर जाएंगे या ऊंट की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी तो हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो सारे विश्व वालों ने क्या किया कि भैया सब थोड़ा बहुत चंदा करते हैं और सब अपने अपने स्तरों पे क्या करते हैं? ऊंटों को पालने में क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो उस साल को हमने ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने लगे। ऐसे अलग अलग सालों को अलग अलग क्या करते हैं हम बेटा? अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं किस वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 2004 से। कब हुई थी? 2004 को बेटा हमने सबसे पहले धान या चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। किसके रूप में मनाया था? धान या चावल के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में। किसके रूप में मनाया था? धान या चावल के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में। 2005 की मैं बात करूं तो 5 को बेटा हमने ईयर ऑफ पार्थेनियम, पार्थेनियम मतलब गाजर घास, देखिए कि नहीं देखिए? उस समय बहुत फैलने लगी थी तो बोला कि विश्व में ये बहुत खतरनाक हो जाएगी, अगर ये फैल गई तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, लोग भूखमरी फैल जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो सारी कंट्रियों वाले साथ आए और उस पर काम किया।
काम किया, तो आज उसकी कंट्रोल हमने बहुत हद तक पा लिया है कि नहीं पा लिया है। इसलिए 2005 को हम किसके रूप में मनाने लगे? गाजर घास, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्थेनियम। क्या बोलेंगे? पार्थेनियम। तो 5 से पार्थेनियम, 5 से पार्थेनियम, 4 से चावल, 4 से चावल, तो 2004 चावल, और 5 मतलब पार्थेनियम। 6 हो जाएगा हमारा वन एवं मरुस्थल। वन एवं मरुस्थल मतलब डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन। ठीक है क्या? डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन 2006। 7 वाला हो जाएगा बेटा हमारा, जो हो जाएगा वाटर ईयर के रूप में हम इसे मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? वाटर ईयर के रूप में मनाते हैं। 2008 को बेटा हम मनाते थे 8 मतलब आलू, 8 मतलब 8 मतलब आलू। 2008 को आलू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2000 उसके बाद आपको जो याद रखना है वो 2011 याद रखना है। 2011 में हो जाता है वन। वन वन मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद आपको याद रखना है 2012 इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 2012 में विश्व में ये संकेत रखा कि भैया अब हमको थोड़ा फल फूल सब्जियों पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लोगों ने 2012 को अंतरराष्ट्रीय रूप किसके रूप में नहीं मनाया? हॉर्टिकल्चर के रूप में नहीं मनाया। तो इंडिया ने 2012 को हमारा किस रूप में मना लिया? इंटरनेशनल की जगह नेशनल ईयर के रूप में। मतलब इंडिया ने बोला हम तो हमारे स्तर पे मनाएंगे क्योंकि ये जरूरी है। क्या जरूरी है? फल सब्जियां। इसलिए 2012 को मनाया जाता है कौन सा? हॉर्टिकल्चर ईयर या नेशनल ईयर ऑफ। बाकी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय वर्ष। इंटरनेशनल मतलब क्या हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय वर्ष। लेकिन 2012 को क्या बनाया गया बेटा? नेशनल ईयर ऑफ काय का? हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। वानिकी का राष्ट्रीय वर्ष के रूप में हम इसे मनाते हैं। ठीक है क्या? वानिकी का राष्ट्रीय वर्ष। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 2015। 2015 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। किस रूप में मनाते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2016, तो 16 को मनाते हैं हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। किस रूप में मनाते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। फिर आपको बेटा याद रखना है 2020 को। 2020 को आप याद रखोगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, मतलब पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है। फिर बेटा जो हमारा 2021 में कोरोना फैला, क्या फैला? कोरोना। तो फिर लग गया लोगों को कि भैया फल सब्जियां जरूरी हैं, इसलिए 2021 को काय के रूप में मनाया गया? ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल या इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, दोनों इसी के नाम है। 2012 को हॉर्टिकल्चर का नेशनल था और 2021 को क्या था? इंटरनेशनल। समझ में आया क्या? 2023 को, कब? 2023 को याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट मतलब मोटे अनाज, जो मैंने आपको कल बताए थे, जैसे ज्वार हो गया, जैसे बाजरा हो गया, ये क्या है? मोटे अनाज। क्या है ये? मोटे नहीं, मक्का हमारा मोटा अनाज नहीं है, मक्का अनाज है। आपको ये लगता होगा कि सर साइज बड़ी है तो मोटा अनाज, वो हम पढ़ेंगे जब क्लियर करेंगे। ठीक है क्या? चलो 2023 को क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ, अरे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। काय का अंतरराष्ट्रीय वर्ष? मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2024 को बेटा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडियंस। कैमेलिडियन मतलब वही जो मैं आपको ऊंटों के बारे में बता रहा था। ठीक है क्या? और इस बार क्या है, जैसा आपको पता चल रहा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघलेगी और पूरी क्या आ जाएगी? प्रलय आ जाएगी पानी की। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस बार मतलब 2000 को है हमारा 25, 2025 को कैसा मनाया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर मतलब वो जगह जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, जैसे हमारा हिमालय। हिमालय पे बर्फ जमी है, अगर हिमालय की बर्फ पिघलेगी तो पूरी कंट्री में बाढ़ आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? नदियां उफानने लगेंगी। तो इसलिए अभी से लोग जागरूक होने लगे हैं। अरे समझ में आया क्या? इन सब चीजों की जानकारी आप रखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। समझ में आया क्या? तो ये आपको जो है बेटा इंटरनेशनल ईयर के बारे में जानकारी थी। कुछ एक ट्रिक है आपको याद रखनी है कि 15 की मिट्टी में बोई 16 की दाल है। ये इंपोर्टेंट वाले जो है मैंने अभी बताए थे, है ना? 15 की मिट्टी में बोई 16 की दाल है। 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल
और 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। दो चीजें हमारी हो गई। उसके बाद 21 के फलों ने किया 23 के बाजरे का कमाल। 21 के फल मतलब 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, और बाजरा मतलब हमारा मोटा अनाज। मोटा अनाज मतलब 23 मतलब 2023। 2023 को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट मतलब हमारा क्या हो जाता है? बाजरा। क्या हो जाता है? बाजरा। तो ये हुई बेटा हमारे इस आज के चैप्टर की एंडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का रिवीजन जो हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आज जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तेल कौन सी फसल में, अरे काय में पाया जाता है? कैस्टर में। टी मतलब पोटोमीटर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसके बाद स्टोमेटा मतलब रंध्र, रंध्र मतलब पोर, और पोर मतलब पोरोमीटर। है ना। एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में। देखा था कि नहीं देखा था? और विश्व में किसको कहा जाता है? नॉर्मल ई बोरलॉग। किसको कहा जाता है? नॉर्मल ई बोरलॉग। परबनी क्रांति कहाँ से संबंधित है? भिंडी या फिर ओकरा। परबनी, परबनी क्रांति कहाँ से संबंधित है? भिंडी या फिर ओकरा। 2015 को काय के रूप में, और 2023 को किस रूप में? ठीक है क्या? चलो तो दैट्स इट।